हेलो व्यूअर्स, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैक्स के डिजिटल स्टूडियो से। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि डॉक्टर अक्षर कैम्ब्रिज में तो हैं, पर कैम्ब्रिज में कहाँ है? कैम्ब्रिज में ये हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि नोन है फॉर इट्स वर्क ऑन इनोवेशन। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि इंडिया इनोवेशन में कहाँ स्टैंड कर रहा है। और इसके लिए मेरे पास ऑब्वियसली डॉक्टर तो मौजूद है कमेंट करने के लिए, पर मैं एक बात बताता चलूं। जब कोई भी स्टेट ग्रेट पावर या सुपर पावर बनती है तो उसमें सिर्फ पॉलिटिकल, मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर ही शामिल नहीं है। आज की 21st सेंचुरी ड्रिवन वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी का एक अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और टेक पावर कोई भी स्टेट तब बनता है जब वो इनोवेशन की तरफ इन्वेस्ट अच्छा करता है या इनोवेशन फॉर्म अच्छा करता है, उसकी रैंकिंग्स अच्छी होती है, इनोवेशन में उसकी रिसर्च रिलेटेड टू इनोवेशन आउट क्लास होती है। तो आज हमने यही डिस्कस करना है, यही पूछना है डॉक्टर अथर से कि इंडिया का जो ख्वाब है सुपर पावर बनने का, अगर हम उसको इनोवेशन के लेंस से देखें तो इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। सर, वेलकम टू द डिजिटल स्टूडियो। काफी दिनों बाद हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो बताएं। आज देखें जी, आपकी एक्चुअल डोमेन से रिलेटेड मैंने टॉपिक लिया है। वकास, आपने मेरा फेवरेट टॉपिक चूज किया है। और बिकॉज आपने सही कहा, आई एम वर्किंग एट आईएफएम, इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, हियर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो वहाँ पे हम इनोवेशन, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर हम बड़ा काम करते हैं, उनकी कमर्शलाइजेशन पे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आपका सवाल ये है कि इंडिया इनोवेशन में कहाँ खड़ा है, और इंडिया इनोवेशन कर सकता है या नहीं कर सकता है, या इंडिया एक इनोवेटिव इकोनॉमी बन रहा है या नहीं बन रहा। वकास, आपको याद होगा हमने कुछ देर पहले एक वाइपो के इनोवेशन इंडेक्स पे वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंट्री स्विट्जरलैंड पे एक वीडियो की थी। यस। और उसमें हमने ये डिस्कशन की थी कि वाई स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव कंट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सक्सेसिवली वो नंबर 1 रैंक पे आ रहा है। ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए थे। खैर, एनीवेज, देखिए, इंडिया जो वाइपो का वही इंडेक्स है, उसके ऊपर इंडिया 39th है इस वक्त। और इंडिया का जो इस रीजन में जो compete कर रहा है वो अगेंस्ट चाइना कर रहा है, और चाइना उसमें 11th है। ठीक है। और हमने एक वीडियो और भी की थी वो व्यूअर्स की जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए, कि जो एप्पल है वो अपने असेंबली के ऑपरेशंस को पिवट कर रहा है इंडिया में, चाइना से। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू था, क्योंकि एप्पल का एक फैक्ट्री फ्लोर कहला रहा है अब इस वक्त इंडिया। इंडिया इज बीइंग कॉल्ड एप्पल्स फैक्ट्री फ्लोर। और तकरीबन 20% जो उसके आईफोन्स हैं वो यहाँ पे असेंबल हो रहे हैं। और 2026 जो नेक्स्ट ईयर है, बाय 2026 एप्पल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके जो आईफोन्स है ना, जो अमेरिका में जितने वो बेचेगा, जितनी उसकी अमेरिका की टोटल सेल है, वो इंडियन प्लांट्स में असेंबल होंगे। नॉट मैन्युफैक्चर बट असेंबल। अभी मैं उसकी तरफ आ रहा हूं क्योंकि हमने इनोवेशन की बात करनी है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी काफी इरिटेट किया इस फैक्ट ने, कि अमेरिका में सारे जो एप्पल के आईफोन के हैंडसेट बिकेंगे वो सारे इंडिया में असेंबल होंगे। फॉक्सकॉन जो बिगेस्ट सप्लायर है एप्पल का, उसने भी $1.5 बिलियन जो ऑपरेशंस हैं लोकली इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए प्लेज किए हुए हैं। तो ये एक ऐसी एक है फैक्ट जो इंडिया को इंडिया का ब्रैग करना बनता है, कि उन्होंने इतना बड़ा शेयर, इतने बड़े जायंट का, एप्पल का, अपने मुल्क में ऑपरेशनली ले लिया है। लेकिन इसके अलावा भी एक फैक्ट है जो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है वो 5 गुना, यानी कि 5 टाइम्स बड़ी है लास्ट 10 ईयर्स में। और अच्छा। इंडिया एक लास्ट 10 ईयर्स में, ओवर द लास्ट डेकेड। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स में आपको पता है मोदी गवर्नमेंट जो है ये थर्ड पीरियड कर रही है, थर्ड 3.0 चल रहा है। तो ये लास्ट 10 ईयर्स आप समझे कि मोदी का ही वो लास्ट 10 ईयर्स हैं, जिसमें इंडिया की जो मैंने आपको बताया ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है ये 5 टाइम्स बड़ी है। और ये जो उन लोगों के लिए, उन कंपनीज के लिए जो चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर और अट्रैक्टिव फैक्ट है
कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स भी ग्रो कर रहे हैं और एप्पल जैसी कंपनियां जो हैं वो यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन एक चीज जो हमें अंदाजा करने के लिए, और हमारी जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन अबाउट इंडिया एज एन इनोवेटिव इकोनॉमी, वो पांच छह चीजें जो हैं उनमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेकिन जो एक चीज बड़ी बॉदरिंग है वो ये है कि इवन एप्पल यहाँ पे मूव किया, लेकिन एप्पल की असेंबली यहाँ पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। ठीक है, जो उसके इंपॉर्टेंट या पार्ट्स हैं, जिसमें उनकी गट्स हैं, उनकी चिप्स हैं, उनकी बैटरीज हैं, उनके कैमरा मॉड्यूल्स हैं, ये अभी भी मोस्टली दे आर मेड इन चाइना, और सो इट चाइना इज ही द कैच, मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी। इट इज द कैच हियर। यस यस। तो ये एक बहुत बड़ा, बाकी भी मैं फैक्टर्स की तरफ आ रहा हूं, लेकिन जो बेसिक फैक्टर मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो ये है कि इंडिया की जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग प्राउएस और मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी है वो इंडिया से ज्यादा है, और चाइना अभी भी मैन्युफैक्चरिंग बेस है। और उसकी जो चाइना की जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं, जिनमें YMTC एक बड़ी पॉपुलर फर्म है, इसके बाद सनी ऑप्टिकल है, वो उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चर ही नहीं किए एप्पल के लिए चीजें या और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, बल्कि वो अपनी वैल्यू चेन में बहुत ज्यादा क्लाइम किए हैं रिसेंटली। और वैल्यू चेन में तभी कोई कंपनी क्लाइम करती है जब वो इनोवेशन कर रही हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रही हो। इस लिहाज से उन्होंने, चाइनीज कंपनीज ने एप्पल के लिए अपने आप को इंडिस्पेंसिबल बनाया हुआ है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम असेंबली। इंडिया असेंबली कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा उस तरह। ठीक है। तो और दूसरा जो जो वहां पे है ना, चाइना में इतना इंटेंस डोमेस्टिक फर्म्स के दरमियान कंपटीशन क्रिएट करवा दिया हुआ गवर्नमेंट ने, कि वो भी आपको ओवरऑल जो है ना, एक एप्पल के लिए एक बेहतर चॉइस वहां पे है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो प्राइसेस पुल डाउन होती हैं, क्वालिटी जो है पुश अप होती है। और मैंने एक और वीडियो भी अभी रिसेंटली की है, इंसियाड का एक आर्टिकल है डीप सीक के बारे में, और डीप सीक से ज्यादा जो आगे की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं जो चाइना कर रहा है उसके बारे में। तो उसमें भी मैंने बताया कि उनका जो इकोसिस्टम है टेक्नोलॉजी का, वो बहुत ही रोबस्ट तरीके से डेवलप हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल विकास मैं चाहता था कि बेसिक जो यहाँ स्टार्ट पे हम ले वो यहाँ से। एक बात है। बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए अपनी पहली दफा, तो इन्होंने कैंपेन लॉन्च की, मेक इन इंडिया कैंपेन। अब मेक इन जी। इंडिया कैंपेन ने अच्छे खासे माइलस्टोन भी अचीव किए, पर एक उससे इम्प्रेशन मिलने लग पड़ा था कि इंडिया ने तो अब इनोवेशन के लिए अपने बेंचमार्क सेट कर लिए हैं। और मतलब लेट्स से 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे, आज 2025 में है, तो 10-11 साल का तो अरसा गुजर गया है। बट अभी जो आपने फैक्ट्स सामने रखे हैं, तो इन फैक्ट्स में मुझे ये लग रहा है कि इंडिया जो है ना, इनोवेशन में अभी तक भी जरा जो है वो उसकी अप्रोच में क्लैरिटी उस तरीके से नहीं आ सकी, और इनोवेशन का मोमेंटम नहीं बन सका, जो कि शायद होना चाहिए था उस कैंपेन के बाद। तो आप बताएं मसाइल क्या हैं, किस वजह से इंडिया जो है लैग बिहाइंड कर रहा है, पीछे रह रहा है। हालांकि उन्हें शौक बहुत है कि वो खुद को आगे लेके जाएं, मतलब एक एंथुजियाज्म है, जो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बनता है उनका ये होता है कि इंडिया को उन्होंने बैरल ग्रेट पावर सुपर पावर्स की लिस्ट में लाके, रैंक में लाके खड़ा करना है। तो टेक्नोलॉजी की दुनिया चल रही, डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, अब इनोवेशन नहीं होगी तो फिर ग्रेट पावर स्टेटस भी नहीं होगा। तो वेयर इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड। विकास, एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है इंडिया के इनोवेशन सिस्टम के अंदर, जो नेशनल इनोवेशन सिस्टम है। और क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, मैंने पीएचडी भी इनोवेशन और नेशनल इनोवेशन सिस्टम के लेंस से अपनी पीएचडी का जो कंसेप्चुअल जो मेरी फाउंडेशन थी वो नेशनल इनोवेशन सिस्टम थी, तो मैं इसको इंडिया के नेशनल इनोवेशन सिस्टम के लेंस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जो आपने ये कमेंट किया और जो आपने ये क्वेश्चन किया कि कहाँ लैग कर रहा है, देखिए इंडिया, मैंने आपको बताया, असेंबली का तो एक बहुत बड़ा एक हब बन रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना इंडिया की लैग करने की इनोवेशन में भी, एज ऑफ टुडे, इन कंपैरिजन टू चाइना या यूएस से, तो चले दूर की बात है ना, यूएस तो चाइना से भी काफी आगे है, लेकिन चाइना से चले कर लेते हैं, वो ये है कि इंडिया अभी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के लिए R&D नहीं कर रहा। जो टोटल इसका पर ईयर स्पेंडिंग है ना डॉलर्स में, वो सिर्फ $71 बिलियन है R&D की। ओनली ओनली $71 बिलियन, विच इज नथिंग इन फैक्ट। $71 बिलियन का मतलब ये है कि जो अमेरिका है वो ऑलमोस्ट 800 बिलियन के करीब स्पेंड कर रहा है, 770 780 बिलियन के करीब जरूर है अमेरिका की।
और चाइना की भी $700 बिलियन के करीब है। तो इस लिहाज से इंडिया 1/10 पे खड़ा है चाइना के और जो है अमेरिका के। जो ये 71 बिलियन है ना, ये 0.7% जीडीपी का है इंडिया के। और जो अमेरिका स्पेंड करता है अपने परसेंटेज ऑफ जीडीपी R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, वो 3.6 है और चाइना का 2.4% है। तो एक तो सबसे बड़ी ब्रॉडर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की स्पेंडिंग ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी हाई नहीं है। दूसरा, इंडिया की जो ओवरऑल नेशनल इनोवेशन सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि इंडिया की जो टेक फोर्स है वो बड़ी वास्ट है। टेक वर्क फोर्स जो है, टेक वर्क फोर्स की बात कर रहा हूं, वो बड़ी वास्ट है और वो अभी भी बहुत, उसमें चाइना से भी ज्यादा ओपन सोर्स डेवलपर्स हैं, सेकंड ओनली टू अमेरिका दुनिया में। जो ओपन सोर्स डेवलपर्स हैं वो सबसे ज्यादा इस वक्त अमेरिका में, सेकंड इंडिया में है और चाइना से आगे हैं। और इंडिया की जो डायस्पोरा है वो वर्ल्ड की बहुत टॉप क्लास कंपनीज, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को लीड करते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीडिंग मॉडल्स हैं उनको बिल्ड नहीं कर पा रहा, जैसे चाइना ने कर लिया। अमेरिका तो कर ही रहा था ना, चाइना ने भी कर लिया, इंडिया नहीं कर पा रहा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। टेक फोर्स आपके पास हो फिर भी आप बिल्ड ना कर पा रहे हो। इसी तरह आपके पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में बड़ी आपके पास एक्सपर्टीज हो जेनेरिक ड्रग्स बनाने की, लेकिन आप ओरिजिनल ना बना रहे हो। ओरिजिनल ड्रग्स तो इनोवेशन से बनती है ना, तो ओरिजिनल ड्रग्स आप ना बना रहे हो, ठीक है। इसी तरह आपकी जो सेमीकंडक्टर है उसमें इंडिया इज होम टू अराउंड अ फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड चिप डिजाइनर्स। दुनिया के जो 20% चिप डिजाइनर्स हैं वो इंडिया में हैं। लेकिन इंडिया के पास ट्वेंटी लार्ज परसेंट 20%, 1/5, लेकिन इंडिया के पास लार्ज चिप फर्म्स नहीं है। इसी तरह इंडिया की, आपको आपने सुनी होंगी IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये एलीट यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की टेक्नोलॉजी। जैसे MIT है ना, MIT है, स्टैनफोर्ड है, कैलटेक है, ये अमेरिका में बहुत सारी, पर्डू है, ये बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं टेक की। इंडिया में IITs बने हुए हैं और ये वहां पे टेक्नोलॉजी के टैलेंट को तैयार करते हैं। लेकिन ये सारा टैलेंट बाहर चला गया है और ये लोकली जो है ना, या ज्यादातर बाहर जाता है, लेकिन लोकल ये पब्लिश नहीं कर पाता वर्ल्ड क्लास रिसर्च। और अगर उधर भी रह रहा है तब भी मतलब नहीं कर पा रहा या बाहर चला गया। एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है साइंटिफिक रिसर्च में, एज पर नेचर इंडेक्स। नेचर इंडेक्स एक है, इंडेक्स है जिससे रैंकिंग होती है साइंटिफिक रिसर्च की, उसमें एक भी इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। अब एक कंट्री जो चाइना के साथ कंपीट करना चाह रही है उसमें ये शॉर्टकमिंग्स हो और ये कॉन्ट्रडिक्शंस हो। लेकिन जो 3 मेजर या प्रॉब्लम्स है ना इधर विकास, जी जी विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर आपने अभी चाइना और इंडिया का बताया रिसर्च और पब्लिशिंग के पॉइंट ऑफ। अभी रिसेंटली मैंने हाइपरसोनिक वेपन्स और मिसाइल्स पे काम किया, रिसर्च की। तो उसमें मैंने चाइना का देखा कि 2005 तक जो चाइनीज रिसर्चर्स थे वो बेचारे कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे। लेकिन फिर वहां की गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई और इनिशिएटिव लिया। तो आफ्टर 2015 में, यानी 2015 से 2020 तक जो टॉप स्लॉट्स हैं उसमें चाइनीज रिसर्च आ भी गई है। हाइपरसोनिक वेपन्स की बात हो रही है और फिर चाइनीज रिसर्च कोट भी की जा रही है, रेफरेंस भी के तौर पे भी कंसिडर की जा रही है। तो अगर चाइना आगे है तो उसमें एक वजह ये भी है कि उनकी जो स्टेट एंटरप्राइज है वो इसको प्रायोरिटाइज कर रही है इनोवेशन को, चाहे वो मिलिट्री टेक हो, चाहे वो डिजिटल टेक हो, फॉर एनी टेक। राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब विकास, मैंने जो एनालिसिस है ना उसके मुताबिक इंडिया में 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को इनोवेशन सिस्टम जो है उसका, उसमें उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसके लिए चैलेंजेस और हर्डल्स क्रिएट कर रही है। पहला ये कि इसकी फर्म्स जो है, मैंने आपको बताया, दे डू नॉट इन्वेस्ट मच इन रिसर्च, दे इन्वेस्ट लिटिल इन रिसर्च। दूसरा, यूनिवर्सिटीज और लैब्स कमर्शलाइज नहीं कर पाती अपने आइडियाज को। ठीक है, हम यहाँ पे IFM में जो काम कर रहे हैं ना, कैम्ब्रिज में, हमारा काम ये है कि हमने लैब की रिसर्च को कैसे कमर्शलाइजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें ताकि वो सोसाइटी में डिफ्यूज हो और अडॉप्ट हो। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, वो उनको, उनके पास वो इंसेंटिव नहीं है जो उनको रिस्की लॉन्ग टर्म
और कॉस्टली, रिस्की और लॉन्ग टर्म इनोवेशन के लिए उनका माइंड सेट तैयार करें। ये 3 मेजर प्रॉब्लम है। स्टार्टअप इंडस्ट्री भी जो है इंडिया की, वो भी जो है ना, चले हम स्टार्टअप के बाद पहले जाते हैं, बाद में जाते हैं, पहले ओवरऑल इंडस्ट्री में देख लेते हैं। अब जो प्राइवेट सेक्टर की आर&डी है ना, वो अच्छे मुल्क जो आर&डी में आ गए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड का हमने जिक्र किया था, यूएस का है, ये वहां पे प्राइवेट सेक्टर तकरीबन 2/3 ऑफ टोटल आर&डी स्पेंड करता है। इंडिया में ये तकरीबन सिर्फ 1/3 के करीब है। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर इतना फोर्थ नहीं है। जो वर्ल्ड की 2000 टॉप कंपनीज है ना, कॉर्पोरेट आर&डी स्पेंडर्स, जिनकी स्पेंडिंग बहुत हाई है, जो टॉप 2000 कंपनीज है, जो 2023 में रैंकिंग थी उसके मुताबिक सिर्फ 15 इंडिया में थी। आउट ऑफ 2000 इन द वर्ल्ड टॉप कॉर्पोरेट आर&डी स्पेंडर्स, ओनली 15 वर इंडियन, और ये मिलके सिर्फ $5.9 बिलियन स्पेंड कर रही थी। जबकि गूगल ने लास्ट ईयर $45 बिलियन स्पेंड किए आर&डी में। इनमें से जो बड़ी एक कंपनी है वो टाटा मोटर्स है, और वो टाटा मोटर्स की भी जो ओवर हाफ उसकी जो कॉर्पोरेट आर&डी स्पेंडिंग है, वो उसकी ब्रिटिश सब्सिडरी है जैगवर और लैंड रोवर, वहां से आ रही है। तो आप देखें ना कि अगर वो भी कर रही है तो वो भी ब्रिटिश सब्सिडरी के थ्रू कर रही है। वो अपनी पर्टिकुलर डोमेन में कर रहे हैं टाटा वाले, जी, वो उसमें उसको जो व्हीकल्स की हॉरिजेंटली है, एक्सपैंड नहीं कर रहे। वो जैगवर और लैंड रोवर गाड़ियां, आपको पता है ना, व्हीकल्स हैं, उनके अंदर कर रही हैं वो, ठीक है, और वो ब्रिटिश सब्सिडरी में कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर इंडियन फर्म्स के पास एक एक्सक्यूज तो होती है जो वो पेश करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसलिए नहीं ज्यादा कर पाते क्योंकि हम एक, हमारी कंपनी साइजेस उतने बड़े नहीं है, और दूसरी हमारी बड़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे बाइंग पावर, परचेसिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है कस्टमर की, प्राइस सेंसिटिव है, तो हम नहीं करते। लेकिन मसला ये नहीं है, जो प्रॉफिटेबल कंपनी है वो भी नहीं कर पाती। नौशाद फोर्ब्स एक इंडियन बिजनेसमैन है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है। वो कहते हैं कि जी जो 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल नॉन फाइनेंशियल फर्म्स है ना इंडिया की, वो भी सिर्फ 0.3% ऑफ देयर सेल्स आर&डी पे स्पेंड करती हैं। तो फिर बात क्या बनी? वो नॉन फाइनेंशियल भी हैं और मोस्ट प्रॉफिटेबल भी हैं, फिर भी नहीं स्पेंड कर रही। तो जो छोटी हैं वो तो जाहिर बात है नहीं स्पेंड कर रही, लेकिन बड़ी भी नहीं कर रही। अमेरिका में यही फिगर 8.8% है और चाइना में 2.1% है। तो अमेरिका तो बहुत ही आगे है आर&डी स्पेंड करने में, चाइना भी बुरा नहीं है, चाइना भी 2.1% पर खड़ा है। फार्मास्यूटिकल और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना विकास, ये अमूमन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है। यहाँ पे भी इंडियन जो फर्म्स है ना वो स्ट्रगल कर रही हैं। और इन्फोसिस एक कंपनी है, उसकी मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये बिग कंपनीज में है, टेक कंपनीज में। ये भी सिर्फ $0.6 बिलियन अपने $19 बिलियन रेवेन्यू का जो टर्नओवर है इसका, वो आर&डी पे खर्च कर रही है। ओनली 0.6%, कुछ भी नहीं है ये। तो ये जो नौशाद फोर्ब्स ने बात की है वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ये इनका माइंडसेट ही नहीं है, एंड दे थिंक दैट दे आर स्पेंडिंग इनफ बट दे आर नॉट बाय ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पब्लिक सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर से विकास बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये आपको पता है शायद कि नहीं? तो ये मैं आपको थोड़ा आई डोंट एक्सप्लेन। नो। सो पब्लिक सेक्टर इज बेटर, और इंडियन एकेडमिक्स जो है वो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में काम कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी पे नहीं काम कर रहे, ठीक है। उनके एच इंडेक्स का मतलब होता है कि उनका हाउ ऑफन देयर वर्क इज साइटेड। जितना एच इंडेक्स हायर होगा ना, उतना आपका वर्क ज्यादा साइट होगा। तो उसमें इंडिया जो है स्लिप कर रहा है नीचे, डाउन, क्योंकि वो नंबर पे फोकस कर रहे हैं, वो क्वालिटी पे फोकस नहीं कर रहे। इसी तरह जो वहां पे रिसर्च के लिए फंडिंग स्ट्रक्चर है वो बड़ा फ्लॉड सा है। ग्रांट्स जो है इंस्टीट्यूशंस को जाती हैं, इंडिविजुअल रिसर्चर्स को नहीं जाती। रिसर्चर्स की हायरिंग भी बड़ी स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक है। अनलाइक हम जैसे, मैं जब यहाँ पे हायर हुआ था कैम्ब्रिज में, तो बड़ा क्विकली हायर हो गया था, इश्यूज भी नहीं हुए थे, और जल्दी जल्दी काम हमने शुरू कर दिया। फिर इसी तरह मैंने आपको बताया एकेडमिक वर्क कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होता। अनलाइक अमेरिका में तो आपको पता है एकेडमिक वर्क यानी कमर्शियलाइजेबल प्रोजेक्ट्स यानी नहीं है। एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो रिलेशनशिप है वो हेल्थी नहीं है, आपकी वो बात से इंडिया में ये समझ आ रहा है। वो हेल्दी नहीं है। इंडिया ने 2023 में अमेरिका का एक नेशनल साइंस फाउंडेशन, बहुत बड़ा इदारा है जो इनोवेशन में काम करता है, उसकी तर्ज के ऊपर एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया है। लेकिन उसके भी अभी इश्यूज हैं, अभी वो नया नया है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि वो सेम ओल्ड तरीके से मनी को चैनल करता है, ये तो फिर उल्टे ही रिजल्ट्स आएंगे, उसी तरह के बुरे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर वो अपने फंड्स को सही तरीके से, उसका एक नया तरीकाकार, एक नई स्ट्रेटजी बना लेगा कि जहां पे वो आउटसोर्स कर दे मोर रिसर्च टू प्राइवेट लैब्स एंड इंडिपेंडेंट सेंटर्स, तो शायद रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हो जाए।
बट आई अब थिंक विकास सर जी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है ना, वो एक शायद सक्सेस स्टोरी है। अगर इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, इस पे आप क्या कहें? हाँ मैं विकास इस पे स्पेस पे आता हूँ, वो एंड पे मैं रैप अप करता हूँ। आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया और ये बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि कहीं जेन से ना निकल जाए एक पॉजिटिव साइड जो शाइनिंग लाइट है। स्टार्टअप सेक्टर पे पहले मैं बात कर लूँ थोड़ा सा। स्टार्टअप जी सेक्टर जो है प्लीज ना, प्लीज। उसमें भी इश्यूज आ रहे हैं। अब इंडिया की जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं, जो एआई में, डीप टेक में एआई है ना, स्टार्टअप्स कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक्स हैं, उन्होंने 2017 से लेकर अप्रैल 2024 तक 7 सालों में सिर्फ $8 बिलियन रेज किए हैं। सिर्फ एट बस। बिलियन डॉलर चाइना ने सिर्फ 2024 में $6.4 बिलियन रेज किए चाइनीज डीप टेक स्टार्टअप्स ने। ठीक है, तो ये कोई इतना बड़ा, मतलब डीप डीप टेक स्टार्टअप्स भी रेज नहीं कर पा रही। फिर एक्सेस टू लॉन्ग टर्म कैपिटल भी इंडिया में जो है वो इतना अच्छा नहीं है। और इंडियन फर्म्स के पास माइक्रो फंड्स तो हैं जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कंपनी को $25 मिलियन, 50 मिलियन या 100 मिलियन चाहिए, तो वो नहीं, उसके उसको लैक कर रहा है उसको। तो ये एक ओवरऑल इश्यूज। अब आते हैं विकास, एक जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट कर दिया, टाइमली स्पेस प्रोग्राम। यस, नो डाउट, स्पेस प्रोग्राम इज एन एक्सेप्शन। और यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो कोलैबोरेशन हुई है वो बहुत बड़ी एग्जांपल है दुनिया के लिए। 2020 में इंडियन जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेस प्रोग्राम को, अपने जो स्पेस सेक्टर का, उसको प्राइवेट फर्म्स के लिए खोला। और उससे ये हुआ कि उससे पहले ये होता था कि जो प्राइवेट सप्लायर्स थे वो जो कंपनीज थी वो सप्लायर्स के तौर पे एक्ट कर सकती थी। इंडियन स्पेस रिसर्च, इसरो जो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उस पर भी हमने, आपको पता है, 2-3 वीडियोस पहले की हैं। इंडियन स्पेस जो चंद्रयान हमने था तो, और जो हमारी पहली वीडियो सबसे ज्यादा पसंद की गई थी वो चंद्रयान मिशन की ही तो थी। चंद्रयान वी बहुत डिड इन तकरीबन 2020। 1.5 साल, 1.5-2 साल पहले हमने वो वीडियो की थी। ठीक है, तो अब इंडिया ने एक न्यू एजेंसी बनाई है इन स्पेस के नाम से, जो प्राइवेट फर्म्स को एक्सेस देती है स्टेट ऑफ, जो थी उसको, डेवलप टेक्नोलॉजी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। और अभी उसने अप्रूव कर दिया हुआ अभी तक 50 फर्म्स को टू लॉन्च सैटेलाइट्स एंड ऑफर स्पेस बेस्ड सर्विसेज। तो ये एक एक्सेप्शन जरूर है। लेकिन इंडिया को ना अपनी जो अर्थ की टेक्नोलॉजीज है ना, जो अर्थ पे, ये तो सारी स्पेस की टेक्नोलॉजी है ना जहां पे दे आर परफॉर्मिंग एंड दे आर इनोवेटिंग, इंडिया को ना क्लैरिटी ऑफ पर्पस लानी पड़ेगी, कॉन्ट्राडिक्शंस और पैराडॉक्सेस से बाहर आना पड़ेगा, ताकि वो अपनी जो ऑन अर्थ जो इनोवेशन है उनको टेक ऑफ करवा सके। जी विकास। ठीक है। अह, बहुत ही हार्ट टचिंग और हार्टनिंग फैक्ट्स हैं जो आपने बताए हैं। और आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन एंड लर्न फ्रॉम योर डिस्कशन कि इनोवेशन एक ऐसी चीज है जो आइडिया ओरिएंटेड हो। आई थिंक आइडिया को जब हम एक प्रैक्टिकल फॉर्म में लाते हैं तो हम उसको इनोवेशन कहते हैं। जैसे आपने कहा कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ काम ही इस पे होता है कि लैब में डेवलप किया हुआ जो प्रोडक्ट या आइडिया है उसको मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंगली कैसे रीमॉडल करना है या उसको तैयार करना है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें मैं यही कहूंगा एट द एंड, सम अप, आइडिएशनल पावर। अगर आज भी अमेरिका थर्ड है इनोवेशन रैंकिंग में और अमेरिका सुपर पावर है, तो मैं यही कहूंगा कि आइडिएशनल पावर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। इंडिया को अगर इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो है एक स्पेस डेवलप करना है, आइकॉनिक स्पेस एज ए ग्रेट पावर, तो इंडिया को आइडिया और इनोवेशन दोनों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसकी एक क्लियर पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी तो लॉन्ग टर्म हो। और इंडिया के अंदर एक ऐसा माइंडसेट इनकरेज करना पड़ेगा जो कि रिस्क रिगार्डिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज कर सके। तो आई थिंक यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स फिर हमें सजेशन दे सकें। मेरी इंडियन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट से हमें एनलाइटन कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम फैक्ट्स लेकर आए। हम ना प्रो हैं ना अगेंस्ट हैं। हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट करना है। तो प्लीज कीप और वॉचिंग विकास आवर इसके अलावा, वीडियो। यू आर राइट, एक तो फैक्ट्स प्रेजेंट करना है, और व्यूअर्स हमारा ये भी मकसद है कि हम उसका थोड़ा सा, जितनी हमारी समझ है उसके मुताबिक एनालिसिस करके आपके सामने रख दें। बाकी इट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स एंड देन योर फीडबैक वुड हेल्प अस इंप्रूव फॉर फर्दर वीडियोस। डेफिनेटली, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजहर, आपने टाइम निकाला इस टॉपिक के लिए। तो फिर हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स प्लीज डू लेट अस नो विद योर फीडबैक। थैंक यू।